नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हो मेरे प्यारे रसगुल्लो। आज मैं आपके लिए राजस्थान जिला दर्शन की क्लास में जिस जिले के बारे में अध्ययन करवाऊंगा वो जिला है सीकर। तो आज हम इसी सीकर जिले के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, उनका संपूर्ण अध्ययन करेंगे, क्योंकि सीकर वो शिक्षा नगरी का हब के नाम से राजस्थान में प्रसिद्ध है। और इसके साथ साथ में उस सीकर जिले से राजस्थान प्रतियोगी परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण ये क्लास है आपके लिए, सभी के लिए। तो आज हम इस सीकर जिले में हम इसका भूगोल के बारे में पढ़ेंगे, इसका इतिहास पढ़ेंगे और इसके साथ साथ में यहाँ पर कला संस्कृति और पॉलिटिकल के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। यानी इसी एक क्लास में राजस्थान का संपूर्ण जो ये सीकर जिला है, इस जिले का हम दर्शन आपको करवाने वाले हैं इसी एक क्लास में। तो इस क्लास को आप अंत तक देखिए और जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप शेयर कर दीजिए और एक लाइक बटन आप जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए चलते हैं सीकर जिले की ओर। और सबसे पहले अगर हम परिचय के रूप में देखें तो सीकर जिले का जो परिचय है, और सीकर को शेखावाटी का हृदय के नाम से जाना जाता है। यानी सीकर जो जिला है उसे शेखावाटी का हृदय के नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि सीकर है वो शेखावाटी अंचल का सिरमौर के नाम से जाना जाता है। तो यानी शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत झुंझुनू, सीकर, चूरू ये जो जिले हैं और इन जिलों को शेखावाटी प्रदेश के अंतर्गत गिना जाता है। तो सीकर है वो उसमें प्रमुख आता है, इसलिए इसे शेखावाटी अंचल का सिरमौर के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ में इसे ओपन आर्ट गैलरी के नाम से भी इस जिले को जाना जाता है। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि राजस्थान का कौन सा जिला है जिसे ओपन आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है, तो वो है सीकर जिला। क्योंकि सीकर जिले में हम वहाँ के अलग अलग तरह के पर्यटन स्थल, वहाँ की चित्रकारी के रूप में ये जाना जाता है, इसलिए इसे ओपन आर्ट गैलरी के नाम से पुकारा जाता है। इसके साथ साथ में भित्ति चित्रों और हवेलियों के लिए ये विश्व प्रसिद्ध है। यानी यहाँ पर जो अलग अलग प्रकार के जो चित्र बने हुए हैं, डायग्राम्स बने हुए हैं, इसके साथ साथ में यहाँ पर प्रसिद्ध हवेलियाँ भी हैं। और हवेलियाँ राजस्थान में नहीं, भारत में भी नहीं, ये विश्व प्रसिद्ध हवेलियाँ हैं। ठीक है, तो यानी ये भित्ति चित्रों और हवेलियों के लिए सीकर जिला है वो प्रसिद्ध है। इसके साथ साथ में इसे शिक्षा और वीरों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि राजस्थान की आधुनिक शिक्षा नगरी के नाम से जिस जिले को जाना जाता है वो है सीकर जिला। तो आधुनिक शिक्षा नगरी के नाम से किस जिले को पुकारा जाता है, तो वो सीकर जिले को जाना जाता है। तो यानी शिक्षा नगरी पहले हम कोटा को कहते थे, परंतु अब आधुनिक समय में अगर हम शिक्षा नगरी सीकर को कहें तो इसमें हमें कोई संकोच भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग बड़ी बड़ी संस्थान, अलग अलग कोचिंग सेंटर और लोग ज़्यादातर जाते हैं वो सीकर में ही जाते हैं। और इसके साथ साथ में भारतीय सेना को सर्वाधिक वीर सैनिक देने वाले अग्रणी जिलों में ये शामिल है। तो यानी भारतीय सेना को जो सर्वाधिक मात्रा में जो सैनिक देते हैं, यानी सेना में भर्ती होते हैं, तो वो नौजवान कहाँ से आते हैं, वो लगभग ज़्यादा से ज़्यादा है वो सीकर जिले में ही आते हैं। इसलिए सीकर जिला है वो भारत की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हाईटेक जिला क्यों माना जाता है, क्योंकि राजस्थान का पहला पूर्ण रूप से हाईटेक जिला है वो सीकर को घोषित किया गया था। और सीकर कस्बा एक ज्यामितीय आकार में बसा हुआ है। यानी अगर ज्यामितीय कहें या कटोरीनुमा आकृति में कहें तो सीकर जिले की स्थिति आती है इस तरह से, कटोरीनुमा आकृति में ये बना हुआ है सीकर जिला। अब नए पैटर्न के आधार पर देखें तो जब राजस्थान में 50 जिले बनाए गए तो सीकर को एक नया संभाग भी बनाया गया था। तब 50 जिलों 41 जिले होने की वजह से सीकर को यह वापस संभाग का दर्जा है वो निरस्त कर दिया गया था और वापस है वो जयपुर संभाग के अंतर्गत जोड़ दिया है। तो अब सीकर है वो किस संभाग के अंतर्गत आता है, वो आता है जयपुर संभाग के अंतर्गत। और सीकर जिले से एक जिला भी नवगठित जिला बनाया गया था जिसका नाम है नीम का थाना। तो नीम का थाना था वो भी एक नया जिला है वो बनाया था, परंतु उसे भी निरस्त कर दिया गया है। अब सीकर है वो जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। तो ये है सीकर जिले का परिचय के बारे में।
अब हम देखते हैं स्थापना और इसके इतिहास के बारे में, किस तरह से इसकी स्थापना हुई थी और स्थापना के साथ साथ में इसका इतिहास क्या रहा है। तो इसके संस्थापक और इसके जो प्राचीन नाम के बारे में अगर चर्चा करें तो प्राचीन जो नाम था वो था वीरभान का बांस, यानी सिक्कर नाम नहीं था और प्राचीन समय में इस सिक्कर को वीरभान का बांस के नाम से वो जाना जाता था। और ठिकाने की स्थापना की बात करें तो राव दौलत सिंह ने इस ठिकाने की है वो स्थापना की थी। तो वीरभान बांस ठिकाने की जो स्थापना की थी वो राव दौलत सिंह ने की थी। और आधुनिक सिक्कर की अगर बात करें तो राव शिव सिंह द्वारा ये सिक्कर है वो बसाया गया था। तो राव शिव सिंह के द्वारा इस सिक्कर जिले को या आधुनिकीकरण है उसके द्वारा किया गया था। इसके साथ साथ में रियासत काल में इसकी स्थिति की बात करें तो स्वतंत्रता से अगर पूर्व की बात करें यानी पहले की बात करें तो ये जयपुर रियासत का सबसे बड़ा ठिकाना माना जाता है। तो याद रखना, जयपुर रियासत का सबसे बड़ा ठिकाना किसे माना जाता है तो वो सिक्कर को माना जाता है। और यहाँ के शासक थे वो राव राजा कहलाते थे, यानी राव दौलत सिंह, राव शिव सिंह। तो यानी राजा जो शासक थे, राजा थे, उसके नाम के आगे है वो राव लगता था। तो यानी याद रखना कि किस जिले के अधिकतर राजाओं के जो पहले हैं वो राव राजा के नाम से कहलाते, तो वो है सिक्कर जिले के राजा। ये जिला कब बना था अगर इसकी बात करें, कब बनाया गया था, वो 30 मार्च 1949 को वृद्ध राजस्थान के निर्माण के समय बनाया गया था। तो वृद्ध राजस्थान में इसको सम्मिलित किया था सिक्कर को, और वो समय था 30 मार्च 1949 को, और इसे एक स्वतंत्र जिले का है वो दर्जा दिया गया था। ऐतिहासिक किसान आंदोलन भी हुए थे। कौन कौन से किसान आंदोलन हुए अगर उसके बारे में चर्चा करें तो यहाँ पर शेखावाटी किसान आंदोलन का प्रमुख केंद्र माना जाता है। तो शेखावाटी किसान आंदोलन है वो कहाँ पर हुआ था, सीकर जिले में हुआ था। और यहाँ की प्रमुख घटनाओं के बाद चर्चा करें तो कटराथल सम्मेलन, जो कटराथल सम्मेलन हुआ था 1934, और कुंदन जो हत्याकांड था वो सीकर से ही जुड़ा हुआ है। और ये क्वेश्चन कटराथल सम्मेलन कब हुआ था 1934 सीकर में, और ये क्वेश्चन है वो पूछा भी गया है कि कटराथल सम्मेलन कब हुआ था, तो 1934 में हुआ था। अब हम चलते हैं भौगोलिक स्थिति और नए पैटर्न पर आधारित हैं। तो सबसे पहले अगर अक्षांश व देशांतर की बात करें तो इसकी अक्षांशीय स्थिति है वो है 27 डिग्री 21 मिनट से लेकर के 28 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में। तो राजस्थान के जो अक्षांशीय स्थिति रहती है सीकर जिले की वो है 27 डिग्री 21 मिनट से लेकर के 28 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो इसका जो देशांतरीय विस्तार है वो है 74 डिग्री 44 मिनट से लेकर के 75 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। इसलिए सीकर है वो कहाँ पर स्थित है, उत्तर पूर्व में मौजूद है। तो उत्तर पूर्व में इसकी स्थिति आती है सीकर जिले की। तो ये था अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अब हम पढ़ते हैं पड़ोसी जिले और राज्यों के बारे में। तो सीमाएं जो लगती है वो डिडवाना कुचामन की लगती है, नागौर की लगती है, चूरू की लगती है, झुंझुनू, नीम का थाना और जयपुर की सीमा इसकी लगती है। तो इन जिलों की सीमा है वो लगती है। और एक सीमा अंतर्राज्यीय सीमा लगती है जिस स्टेट के साथ में लगती है वो है हरियाणा। तो हरियाणा के साथ में सीकर जिले की सीमा है वो लगती है। अब भौतिक प्रदेश की बात करें, किस तरह का भौतिक प्रदेश है सीकर जिले में, तो ये राजस्थान के अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश यानी बांगर प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो राजस्थान का ये अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है जिसे बांगर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और इसे आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र भी कहा जाता है। तो आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र किससे माना जाता है, तो वो है सीकर जिले को, क्योंकि यहाँ की जो अधिकतर नदियां हैं वो आंतरिक भाग में ही प्रवाहित होती है, किसी खाड़ी या फिर सागर में है वो नदियां नहीं गिरती है। और ये नदियां बारहमासी नदियां नहीं है, ये मानसूनी नदियां हैं, इसलिए इसे आंतरिक जल प्रवाह वाली नदियों के नाम से जाना जाता है। भौगोलिक आकार और क्षेत्रफल की बात करें तो इसकी जो आकृति है वो है प्यालेनुमा आकृति यानी अर्धचंद्राकार आकृति है।
तो सीकर जिले की आकृति आप देखो तो इस तरह की सीकर जिले की आकृति मिलेगी, अर्धचंद्राकार आकृति में। तो अर्धचंद्राकार आकृति में है वो सीकर जिला है। और नीम का थाना अलग होने के बाद क्षेत्रफल और सीमाओं में भी परिवर्तन हुआ है। तो नीम का थाना जब 50 जिले बनाए गए थे तब नीम का थाना है वो अलग से एक जिला है वो बनाया गया था। और उसके बाद में भजनलाल सरकार ने उस जिले को क्या कर दिया, निरस्त कर दिया था और संभाग का दर्जा भी निरस्त कर दिया था। अब हम इसके पर्यटन स्थल और ऐतिहासिक स्थान के बारे में अगर देखें तो इनके कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं और कौन कौन से ऐतिहासिक स्थान हैं। तो यहाँ पर लक्ष्मणगढ़ और सीकर दुर्ग, और लक्ष्मणगढ़ और सीकर दुर्ग है वो सीकर जिले में है। और लक्ष्मणगढ़ दुर्ग की बात करें तो विशाल चट्टान यानी बेड़ पर राव राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा निर्मित है। यानी एक विशाल चट्टान है और इस चट्टान के भाग को काट कर वो बनाया गया है। और इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था राव राजा लक्ष्मण सिंह ने। तो राव राजा लक्ष्मण सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और आप ये देख रहे हैं किले का, और यहाँ पर बहुत सारे चित्र बनाए गए, इसलिए इसे ओपन आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है। और सीकर के गढ़ की बात करें तो वास्तुकला और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरह का ये किला है वो बनाया गया है। फतेहपुर की हवेलियों की अगर बात करें तो नादिन ले प्रिंस कल्चरल सेंटर और गोयनका हवेली सीकर में है। और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि नादिन ले प्रिंस कल्चरल सेंटर कहाँ है, तो सीकर में है। और गोयनका की हवेली कहाँ है, तो फतेहपुर सीकर में मौजूद है। और यहाँ के भित्ति चित्र वैश्विक पर्यटकों को आकर्षित करती है। यानी यहाँ पर जो चित्र बनाए गए हैं वो जो पर्यटन स्थल पर्यटन के रूप में आते हैं विदेशों से, उनको आकर्षित करने के लिए और वो देखने के लिए इन्हें आते रहते हैं। अब हम रामगढ़ शेखावाटी की बात करें तो इसे शेखावाटी का हृदय व धनु कुबेरों की नगरी के नाम से जाना जाता है। तो यानी शेखावाटी का हृदय के नाम से और धन कुबेरों की नगरी के नाम से जिस जिले को जाना जाता है वो सीकर जिला। और यहाँ पर छतरियाँ और हवेलियाँ राजपूताना वास्तुकला का बेजोड़ नमूना यहाँ पर प्राप्त है। तो यहाँ पर अलग अलग छतरियाँ भी है, अलग अलग हवेलियाँ भी है। और यहाँ पर जो छतरियाँ बनाई गई है, हवेलियाँ बनाई गई है, वो राजपूताना वास्तुकला के अनुसार बनाई गई है। तो यहाँ पर राजपूताना वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है यहाँ पर मिलता है। और इसके साथ साथ में यहाँ पर सभ्यताएं अगर देखें तो सभ्यताएं हैं वो गणेश्वर की जो सभ्यता है वो सीकर जिले में है। तो गणेश्वर सभ्यता जो नवगठित जिला बनाया गया था, नीम का थाना वहाँ पर थी, अब वर्तमान में ये सीकर जिले में है गणेश्वर सभ्यता। और सीकर में मुख्य रूप से गुरारा सभ्यता महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर दो सभ्यताएं हैं, एक है गणेश्वर सभ्यता और दूसरी है गुरारा की सभ्यता। तो दोनों सभ्यताएं यहाँ सीकर जिले में हैं और मैंने ये सभ्यताएं करवाई है, सीटीए एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उनके सिलेबस में भी लगती है। तो इसलिए वहाँ पर जा कर के आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं मंदिर और धार्मिक स्थलों के बारे में। यानी यहाँ पर किस तरह के मंदिर हैं और किस तरह के धार्मिक स्थल हैं उनके बारे में अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वो भी बना हुआ है। तो खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वो कहाँ है, तो वो सीकर जिले में है। और इसे हारे का सहारा बाबू श्याम हमारा। तो आप जयकारा लगा दीजिए एक बार कमेंट में, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो आप इस कमेंट में लिख दीजिए। आप सभी का एग्ज़ाम है वो अच्छे मार्जिन से पास होगा, जो भी आप एग्ज़ाम दोगे प्रतियोगी परीक्षा का। तो खाटू श्याम जी का मंदिर है वो कहाँ है, आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह का मंदिर है वो बना हुआ है। तो कमेंट में डाल दीजिए हारे का सहारा बाबा श्याम है हमारा। और रिंग्स के पास में स्थित भगवान श्री कृष्ण के अवतार बर्बरिक का विश्व प्रसिद्ध मंदिर भी बना हुआ है। तो यानी जब महाभारत का युद्ध हुआ था कौरव पांडवों के बीच में और श्री कृष्ण ने बर्बरिक को वहाँ पर एक चट्टान पर युद्ध देखने के लिए छोड़ा था, उनका सर है वो
अलग कर दिया था धड़ से। उसके बाद में ये बर्बरिक है वो पूरा महाभारत का युद्ध देखता है और वो अंत में वो पूर्ण विवरण भी बताता है। तो इसे कृष्ण का अवतार भी माना जाता है और इसका जो प्रसिद्ध जो मंदिर है वो सीकर में ही स्थित है। तो बर्बरिक का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है वो जिसे कृष्ण का अवतार माना जाता है, तो वो रिंग्स के पास में बनाया हुआ है। जीण माता का जो मंदिर है रेवासा, वो भी सीकर में है। ये अरावली पहाड़ियों में स्थित चौहानों की कुलदेवी के नाम से जानी जाती है। तो अरावली की पहाड़ियों में स्थित है और इन्हें चौहानों की कुलदेवी के नाम से जाना जाता है। और जीण माता का लोकगीत राजस्थानी लोक साहित्य में सबसे लंबा है। तो याद रखना, राजस्थानी लोक साहित्य में सबसे लंबा गीत कौन सा है, तो वह है जीण माता का लोकगीत। ये क्वेश्चन है वो पूछे भी जाते हैं और बार बार रिपीट भी हो रहे हैं। जीण माता का लोकगीत राजस्थानी लोकगीत साहित्य में सबसे लंबा है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हर्षनाथ शिव मंदिर। और हर्षनाथ का जो शिव मंदिर है वो हर्ष की पहाड़ियों पर 10वीं शताब्दी में यहाँ पर एक उत्कृष्ट वास्तुकला वाला शिव मंदिर बनाया गया है। तो हर्ष की पहाड़ियों पर, यानी हर्ष की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, सीकर जिले में है, और वहाँ पर 10वीं शताब्दी का एक उत्कृष्ट वास्तुकला वाला शिव मंदिर है उस पहाड़ी पर बनाया हुआ है। और इसका जो निर्माण किया गया था वो चौहान शासक गुवक प्रथम के द्वारा किया गया था। तो यानी हर्ष की पहाड़ियों पर जो शिव मंदिर है 10वीं शताब्दी में जो निर्माण हुआ था, इसका निर्माण चौहान शासक था जिसका नाम था गुवक प्रथम। और गुवक प्रथम ने इस शिव मंदिर का है वो निर्माण हर्ष की पहाड़ियों पर करवाया था, तो याद रखना है। आगे है शाकंभरी माता व सप्त गो माता का जो मंदिर है वो भी सीकर में है। और यहाँ पर संकराय माता जिसे शाकंभरी माता के नाम से जाना जाता है और खंडेल वालों की कुल देवी के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि खंडेल वालों की कुल देवी किस माता को जाना जाता है, तो संकराय माता, और संकराय माता को शाकंभरी माता के नाम से जाना जाता है। और सीकर का जो रेवासा क्षेत्र है, और रेवासा में भारत का चौथा सप्त गोमाता मंदिर है वो बनाया हुआ है। तो रेवासा सीकर में है, भारत का चौथा सप्त गोमाता जो मंदिर है वो रेवासा सीकर में मौजूद है। और ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि सप्त गोमाता मंदिर कहाँ है, रेवासा में है, तो याद रखना इसको। अब हम मेले और संस्कृति की बात करें, यानी किस तरह के मेले भरे जाते हैं और किस तरह की यहाँ पर संस्कृति है। तो यहाँ पर खाटू श्याम जी का लक्खी मेला जो फागुन शुक्ल एकादशी को इस मेले का आयोजन होता है। तो यानी खाटू श्याम जी का लक्खी जो मेला है वो कब आयोजन होता है, कब मेला भरा जाता है, तो फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी 11 को है वो मेला है वो लगता है। इसके साथ साथ में जीण माता का जो मेला है वो चैत्र और अश्विन के जो नवरात्र आते हैं वहाँ पर लाखों श्रद्धालुओं का केंद्र भी मौजूद है। तो जीण माता का जो मेला है वो चैत्र माह के नवरात्रा और आसोज, जिसे हम अश्विन या आसोज बोलते हैं, उनमें जो नवरात्र आते हैं उन नवरात्राओं में यहाँ पर बहुत बड़ा मेला है वो जीण माता का लगता है। और यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु है वो आते हैं यहाँ पर धोख लगाने के लिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है जीण माता का मंदिर और खाटू श्याम जी का मंदिर। तो याद रखना कब मेला भरता है। अब है प्रसिद्ध लोक नृत्य। तो शेखावाटी का गिद्दड़ और कच्ची घोड़ी और चंग नृत्य प्रसिद्ध है। तो याद रखना शेखावाटी क्षेत्र का जो 3 नृत्य है वो महत्वपूर्ण है। उसमें गिद्दड़ नृत्य है, कच्ची घोड़ी नृत्य है और तीसरा है वो है चंग नृत्य। और ये तीनों जो नृत्य है वो शेखावाटी क्षेत्र में किए जाते हैं। और शेखावाटी क्षेत्र में ये सीकर जिला है वो शेखावाटी का सिरमौर के नाम से जाना जाता है। तो कच्ची घोड़ी नृत्य, गिद्दड़ नृत्य और चंग नृत्य कहाँ किया जाता है, सीकर जिले में या शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। और मुख्य रूप से होली के अवसर पर किए जाते हैं। तो जब होली का आयोजन होता है, फागुन महीने में होली होती है, उस समय इन तीनों नृत्यों का आयोजन है वो होता है। वेशभूषा और बोली की अगर बात करें तो बोली कौन सी बोली जाती है, तो वहाँ पर शेखावाटी जिसमें ढूंढाड़ी और मारवाड़ी का जो मिश्रण है वो ढूंढाड़ी और मारवाड़ी मिक्स रूप में शेखावाटी बोली है वो बोली जाती है।
तो याद रखना, ढूंढाड़ी और मारवाड़ी का जो मिश्रण है वो शेखावाटी बोली के अंतर्गत आता है और यहाँ के जो लोग हैं वो शेखावाटी भाषा बोलते हैं। वेशभूषा की बात करें तो यहाँ पर राजपूती पोशाक और पारंपरिक सूती धोती कुर्ता है वो पहनते हैं। तो यानी वेशभूषा में राजपूती पोशाक पहनते हैं और पारंपरिक जो सूती जो धोता कुर्ता होता है जो पुरुष लोग पहनते हैं, धोती और कुर्ता, तो वो पहनते हैं। और महिलाएं वो राजपूती पोशाक है वो पहनती है। तो इस तरह की यहाँ पर वेशभूषाएं हैं। और यहाँ पर गोटा उद्योग, और गोटा उद्योग किसके लिए प्रसिद्ध है? और सीकर का खंडेला कस्बा है वो गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो गोटा उद्योग के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो सीकर का जो खंडेला जो क्षेत्र है वो प्रसिद्ध है। और प्रमुख प्रकार की बात करें तो लंपा, लंपी, कीरण और गोखरू, इस प्रकार के यहाँ पर अलग अलग जो गोटा उद्योग है वो लगे हुए हैं। तो लंपा, लंपी, कीरण और गोखरू के उद्योग हैं। तो ये मेले और यहाँ की संस्कृति थी, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये सीकर जिले के बारे में राजस्थान जिला दर्शन में। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं कृषि और मुख्य कौन कौन सी फसलें हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर प्रमुख रबी की फसल है और रबी की फसलों में किन किन की बुआई होती है, किस तरह से पैदावार होती है। तो गेहूं, सरसों, चना और विशेष रूप से प्याज की यहाँ पर कृषि की जाती है। यानी सीकर के प्याज है वो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। तो गेहूं, सरसों, चना और यहाँ पर प्याज की कृषि की जाती है जो रबी की फसल है। और सीकर का जो रसीदपुरा अपनी उन्नत प्याज मंडी के लिए देश भर में विख्यात है। तो यानी सीकर का जो रसीदपुरा है वो प्याज मंडी के लिए है वो जाना जाता है। तो ये सीकर के जो प्याज है रसीदपुरा मंडी है वहाँ पर मीठे और स्वादिष्ट प्याज है वो मिलते हैं। और यहाँ पर कृषि भी उन्नत प्रकार की होती है। और खरीफ फसलों की अगर बात करें तो यहाँ पर बाजरा है उसका उत्पादन सर्वाधिक होता है। उसके साथ साथ में ग्वार है, मूंग, मोट और चोला, इन फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो बाजरा है सबसे ज़्यादा उत्पादन है वो सीकर जिले में होता है। इसके अलावा ग्वार है, मूंग है, मोट है और चोला, इनकी कृषि है वो की जाती है। और ये क्षेत्र बारानी यानी वर्षा आधारित कृषि के लिए उपयुक्त है। तो यानी बारानी क्षेत्र पर वर्षा आधारित ये कृषि की जाती है। जब मानसून आता है और मानसून के समय जब वर्षा होती है उस वर्षा में खरीफ की कृषि की जाती है। अब हम सिंचाई व्यवस्था की अगर बात करें तो सिंचाई मुख्य रूप से नलकूपों के द्वारा और कुओं के द्वारा की जाती है। तो सीकर जिले में अधिकतर कृषि है वो नलकूप और कुओं के द्वारा होती है। और गहरे जल स्तर के कारण फव्वारा व बूंद बूंद सिंचाई को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो वर्तमान समय में जो भूगर्भ का जो जल है वो लगातार नीचे की ओर जा रहा है और अधिक गहराई में होने की वजह से अब जो कृषि पद्धति अपना रहे हैं वो फव्वारा पद्धति से और बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से कृषि की जाती है। कृषि विज्ञान केंद्र की बात करें केवीके की तो फतेहपुर में कृषि विज्ञान केंद्र स्थित है। तो फतेहपुर सीकर में है और सीकर का जो फतेहपुर है वहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र है वो बनाया हुआ है। और यहाँ राज्य का पहला कृषि जोत अनुसंधान केंद्र किसानों को आधुनिक तकनीक प्रदान करता है। तो यहाँ पर जो अलग अलग प्रकार के कृषि जोत अनुसंधान केंद्र यहाँ पर बना हुआ है, यानी उन्नत बीजों के लिए यहाँ पर अनुसंधान भी किया जाता है, रिसर्च भी की जाती है कि किस तरह से इस निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में किस तरह से कृषि की जा सकती है, किन फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। इस पर ये जो केवीके कृषि विकास केंद्र है वो सीकर जिले के फतेहपुर में बना हुआ है जो किसानों को तकनीकी प्रदान करता है। तो ये कृषि और उनकी ये मुख्य फसलें थी। अब आते हैं नदियां और सिंचाई के बारे में, यानी सीकर में कौन कौन सी नदियां हैं और किस तरह की सिंचाई व्यवस्था है। तो प्रमुख नदियों की अगर बात करें तो सीकर है वो आंतरिक प्रवाह का जिला माना जाता है, क्योंकि सीकर में कोई भी नदियां हैं वो बारहमासी नदी नहीं है, या फिर वो नदियां जो अपना जल किसी सागर महासागर में नहीं लेके जाती है परंतु आंतरिक भाग में लुप्त हो जाती है। इसलिए सीकर को आंतरिक प्रवाह का जिला माना जाता है। और यहाँ पर खंडेला से निकलने वाली
जो कांतली नदी है वो अब मुख्य रूप से नीमका थाना जिले में है, यानी अब सीकर में है। ये जो कांतली नदी देख रहे हैं, जो खंडेला की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और खंडेला की पहाड़ियों से उद्गम सीकर जिले में ही होता है और अब वर्तमान में ये सीकर जिले में ही मौजूद है। तो खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है कांतली नदी। मेथा और मेडा नदी की अगर बात करें तो ये मनोहरपुर खंडेला की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और जयपुर से होते हुए नागौर के पास सांबर झील में ये नदी गिर जाती है। तो ये मेंथा नदी, और मेंथा नदी है वो सांबर झील है ये, और इस सांबर झील में ये नदी गिरती है। तो ये मेंथा नदी है और इसका जो उद्गम होता है वो खंडेला की पहाड़ियों से ही होता है और ये नागौर से होती हुई और जयपुर में खंडेला की पहाड़ियों में ये नदी गिर जाती है। प्रसिद्ध झीलों की बात करें तो यहाँ पर रेवासा झील है वो सीकर में है, कोछोर झील है वो भी सीकर में बनी हुई है। तो रेवासा और कछोर झील है वो सीकर जिले में, याद रखना। और ये खारे पानी की झीलें हैं, यानी दोनों ही हैं, वो खारे पानी की झील है और आंतरिक अपवाह का ये मुख्य हिस्सा माना जाता है। तो आंतरिक जल प्रवाह के रूप में ये एक खारे पानी की रेवासा झील और कोछोर झील है वो बनी हुई है। प्रमुख सिंचाई परियोजना की बात करें तो यहाँ पर कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर परियोजना बनी हुई है और कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर परियोजना से ये वो सीकर जिले को पेयजल के रूप में और सिंचाई व्यवस्था है वो उपलब्ध करवाती है। तो यानी पेयजल आपूर्ति और सिंचाई है वो उपलब्ध कौन सी परियोजना के द्वारा होता है, तो वो है कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर परियोजना के द्वारा। अब हम पढ़ते हैं वो महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत उपयोगी है और ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सीकर जिले की आकृति कैसी है और इसका प्राचीन नाम क्या था। तो आकृति वो अर्धचंद्राकार है यानी प्यालेनुमा है और प्राचीन जो नाम है था वह है वीरभान का बास। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान के नए पैटर्न के अनुसार सीकर संभाग में कौन से 4 जिले आते हैं। तो यानी सीकर है अब जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है क्योंकि अब संभाग का दर्जा है वो समाप्त कर दिया है। पहले जब सीकर संभाग था तो उसमें सीकर, झुंझुनू, चूरू और नीमका थाना ये 4 जिले इसके अंतर्गत आते थे, परंतु बजरलाल सरकार ने उसको निरस्त करने के बाद में संभाग का दर्जा छीनने के बाद में ये किस में आते हैं, जयपुर संभाग में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कच्छी घोड़ी गिद्दड़ नृत्य किस अंचल के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। तो वह शेखावाटी अंचल के, और विशेष रूप से सीकर और चूरू में ये नृत्य किया जाता है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कच्छी घोड़ी नृत्य और गिद्दड़ नृत्य कहाँ पर है, शेखावाटी क्षेत्र में, चूरू और सीकर में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे लंबा लोकगीत किस देवी का है। तो वह है जीण माता। रेवासा में जो मंदिर बना हुआ है जीण माता का जो लोकगीत है वो सबसे लंबा के लोकगीत है। गोटा उद्योग के लिए सीकर का कौन सा उद्योग या स्थान है वो प्रसिद्ध है, तो वह है खंडेला। तो गोटा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है, वह है खंडेला, सीकर का। तो ये 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आप सभी के लिए एग्जाम की दृष्टि से। तो मेरे सभी प्रिय विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनकी ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है और आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और निरंतर अभ्यास कीजिए। और इसी आशा और विश्वास के साथ सभी मेरे प्रिय विद्यार्थियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।